हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का क्लास में। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है धन का प्रबंधन। ऊर्जा का प्रबंधन पढ़ा दिया, आज हम लोग धन का प्रबंधन पढ़ेंगे। इसी क्लास में आपको अच्छी तरह से धन का प्रबंधन समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निर्णय लेना, फिर लक्ष्य, मूल और प्रतिमान। इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। पारिवारिक आवश्यकता फिनिश करेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश करें यूनिट 1 आज कल में कंप्लीट करा दूँ। जो आप लोग का इतना लॉस हुआ है तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी न्यू कंप्लीट करा दूँ। 2 या 3 बजे के बाद आपकी वीडियो जितनी भी हैं मिल जाएंगी। अभी मैं PDF सारी सेंड कर दे रही हूँ, पर आज ही आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। देखिए, धन प्रबंधन तो पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन गृह प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जो पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन है वो किसके अंदर है, अंतर्गत आती है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वित्तीय मतलब धन, वित्त क्या होता है, धन होता है। तो वही पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन का अर्थ पारिवारिक धन के कुशल और प्रभावी प्रबंधन करना, जिससे परिवार और परिवार के सदस्यों की आवश्यकता या उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो वित्तीय प्रबंधन का मतलब यानी ऐसे मैनेजमेंट करना धन का, मनी का, जिससे परिवार और परिवार के सब जो सदस्य हैं उनके परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उनके उद्देश्यों को वो प्राप्त कर सके। तो पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः पारिवारिक आय और व्यय से संबंधित रहता है। वर्तमान में सभी साधनों में धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो जो वर्तमान में जितने भी सभी साधन है उसमें जो धन है वो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। और धन के द्वारा ही सभी वस्तुएं जैसे भोजन है, वस्त्र है, मकान आदि खरीदे जा सकते हैं। अगर पैसा होगा तो आप जो चाहते हो वो ले सकते हो। अगर गीजर लगवाना है तो क्या फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होगी। पैसा होगा तो कार भी होगी, गाड़ी भी होगी, मकान भी होगा, बंगला भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि धन हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी पैसा होगा, धन होगा तो उससे हमारी जितने भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए धन का सही तरीके से प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि पारिवारिक आय और जो व्यय है उसमें संतुलन बना रहे। प्रबंधन प्रक्रिया के द्वारा परिवार के सदस्य विभिन्न साधनों का प्रयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु आज के समय में परिवार को साधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रबंधन प्रक्रिया का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रबंधन प्रक्रिया की सहायता से हम सीमित साधनों के सही उपयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन का महत्व देख लेते हैं। देखिए, पारिवारिक आय और व्यय में संतुलन, यानी जो हमारी परिवार की जो आय है कितनी आ रही है और कितना व्यय हो रहा है, उसमें क्या है, एक संतुलन होना। ये नहीं है कि आय हमारी कम है और उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो खर्च कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, असुरक्षा की भावना आएगी, हम भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाएंगे और हमारा सब कुछ रहन सहन सब कुछ बेकार सा हो जाएगा। क्योंकि भैया जितनी इनकम है उतना ही हमें खर्च करना है, उसमें भी हमें बचत भी करनी है। तो हमें क्या, आय और व्यय में संतुलन संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, देखिए क्या करना चाहिए। जो आप धन वित्तीय प्रबंधन का जो एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे पैसा खर्च करें, धन खर्च करें कि जो परिवार की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो, उन्हें संतोष प्राप्त हो। बचत, देखिए वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य है बचत करना। सेविंग इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी इनकम आ रही है आप व्यय भी करो, प्लस इसमें आपको सेविंग करना भी बहुत होती है ज़रूरी, जिससे क्या आर्थिक सुरक्षा की भावना जागृत होती है। पारिवारिक आय और आय के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं, संतोष का वह प्रवाह है। जो पारिवारिक आय है वो मुद्रा का, वस्तुओं का, सेवाओं का, संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु परिवार के द्वारा व्यय किया जाता है। पारिवारिक आय के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। पारिवारिक आय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय का प्रवाह
परिवार में मुद्रा, रुपए, पैसों आदि के रूप में होता है। परिवार को मौद्रिक आय वेतन, मजदूरी, ब्याज के लाभ आदि से प्राप्त होता है। मुद्रा एक महत्वपूर्ण अमानवीय साधन है। मुद्रा परिवार और परिवार के सदस्यों के लिए मूल्यवान है, क्योंकि इससे उनके पास क्रय शक्ति आ जाती है। वह वस्तुओं, सेवाओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि का क्रय कर सकते हैं, जो हर परिवार की आवश्यकता है। वास्तविक आय ग्रास और कैडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो किसी परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है। मौद्रिक आय को व्यय करने से मिलती है, और जो मौद्रिक आय है मौद्रिक आय को व्यय करने से मिलती है। वास्तविक आय हमारी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी प्रत्यक्ष आय है और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय से अर्थ उन सभी वस्तुओं सेवाओं से है जो परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त हो जाती है। यानी कि प्रत्यक्ष आय वो है कि परिवार के सदस्यों को बिना धन के यूज किए प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी के काम करने वाले कर्मचारी को यदि रहने के लिए मकान मुफ्त मिल जाए, यानी फ्री में आपको मकान मिल रहा है, तो यह क्या है? प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष आय से अर्थ उन समस्त वस्तुओं सेवाओं से है जो परिवार के सदस्यों को किसी वस्तु के बदले में, साधारणतः मुद्रा के बदले में प्राप्त होती हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय से भोजन की सामग्री, कपड़े, वाहन ये सब खरीदता है, तो ये सब वस्तुएं वास्तविक आय क्या कहलाती है। मानसिक आय, तो मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को सम्मिलित किया जाता है। तो जो मानसिक आय के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति द्वारा उसकी जो वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को हम क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे। परिवार के सदस्यों को संतोष की अनुभूति तब होती है जब प्राप्त आय का उपभोग सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, यानी जो भी आय प्राप्त हो रही हो तो हमारे फैमिली मेंबर को ध्यान में रखकर किया जाता है। मानसिक आय की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्यों की रुचि, आवश्यकता डिफरेंट होती है, उन्हीं के अनुसार उन्हें संतोष प्राप्त होता है। इसलिए देखा जाता है व्यक्तियों की समान वास्तविक आय होते हुए भी मानसिक आय क्या होती है? डिफरेंट होती है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों को टेलीविज़न देखना पसंद है तो चाय पीने से किसी को अधिक संतोष मिलता है, दूसरी तरफ कुछ को बहुत कम मिलता है। आय के स्रोत, तो देख लेते हैं आय के स्रोत। आपका मजदूरी, आप मजदूरी के द्वारा आय कमा सकते हो। मजदूरी दो प्रकार से की जाती है, एक है कार्य अनुसार, दूसरी है समय अनुसार। जब श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उसे मजदूरी दी जाती है, यानी जितने समय जो श्रमिक है वो जैसा कार्य कर रहा है उसी के अनुसार हम मजदूरी दे रहे हैं। जब कार्य के समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है, और जो दूसरी मजदूरी वो होती है जो कार्य के समय, जो कार्य कर उसमें कितना टाइम लग रहा है उसके अनुसार जो मजदूरी दी जाती है, तो उस समय अनुसार मजदूरी कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? समय अनुसार। श्रमिक को मजदूरी में दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक रूप में भुगतान किया जाता है। मजदूरी में मुद्रा के साथ साथ कभी कभी कुछ सुविधाएं जैसे भोजन, निःशुल्क शिक्षा ये सब दी जाती हैं। वेतन, जिन कार्यों में शारीरिक श्रम की तुलना में मानसिक श्रम अधिक लगता है उनके प्रतिफल में मिलने वाली आय को हम क्या कहते हैं? वेतन कहते हैं। वेतन मनुष्य की योग्यता, कुशलता, शिक्षा, अनुभव आदि के अनुसार कम या अधिक होता है। वेतन प्रायः क्या होता है? मासिक होता है, मतलब जो महीने में दिया जाता है। महीने भर आप काम करो फिर आपको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। वेतन में वृद्धि भी होती रहती है। वेतन में कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे बोनस है, मकान है, यात्रा भत्ता है, ये सब है आपका। किराया लगान, भूमि, मकान, खेत आदि की सेवाएं प्रदान करने के बदले में मिलने वाली आय को हम किराया या लगान कहते हैं। ब्याज, पूंजी के विनियोग के बदले मिलने वाली आय को हम क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी धनराशि बचती है, यानी जो भी हम परिवार हैं, फैमिली के मेंबर हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी धनराशि बचती है, यदि उसे किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी उद्योग में विनियोग कर दिया जाता है तो उसके मूलधन के अतिरिक्त कुछ प्रतिदान मिलता है, जिसको हम मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक क्या समय अनुसार एक साथ दिया जाता है। बोनस या कर्मचारी को मिलने वाली अतिरिक्त आय है। बहुत सी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त
वर्ष में एक या एक से अधिक बार संस्था के कुल लाभ में कुछ धनराशि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। बोनस की आय संस्था के लाभ पर निर्भर करती है। भत्ता, बहुत सारी संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्तों से लाभ दिया जाता है, जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ये सब। पेंशन आपकी तो क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेंशन कहते हैं। और ये कर्मचारियों को जीवन भर प्राप्त होती रहती है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को प्राप्त होती है। यह आय कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करती है। पेंशन मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती है। पेंशन वेतन के समान ही क्या होती है? हर माह मिलती है। बीमारी या दुर्घटना में प्राप्त राशि, बहुत सी संस्थाएं में कर्मचारियों को असामयिक दुर्घटना और बीमारी के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति बीमार है तो उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर का खर्चा संस्था उठाती है। उपहार, तो उपहार किसी विशेष दिन होता है, दिया जाता है। उत्सव जैसे जन्मदिन, विवाह आदि इन अवसरों पर वस्तुओं मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। उपहारों से ही होने वाली आय क्या होती है? नियमित नहीं होती है। तो क्या जो उपहार है, आप गिफ्ट किसी को एक दिन दोगे, रोज दो तो गिफ्ट दोगे नहीं। तो क्या है कि उपहारों से होने वाली आय जो होती है वो नियमित नहीं होती है। अब ये पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये पहला है वास्तविक आय की मात्रा। देखिए, वास्तविक आय एक महत्वपूर्ण कारक है, पारिवारिक आय को प्रभावित करता है। जैसे राम और श्याम की मौद्रिक आय समान है, परंतु राम को दफ्तर की तरफ से रहने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। उसके पास खेती के लिए ज़मीन है, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाती है, जबकि श्याम को किराए के मकान में रहना पड़ता है। अनाज सब्जी भी स्वयं खरीदनी पड़ती है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। तो राम और श्याम की समान मौद्रिक आय होने के बाद भी क्या है, उनके जीवन स्तर में डिफरेंट है। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो कि जो राम है तो उसको मतलब कि उसकी पत्नी पढ़ा भी लेती है और उसको निःशुल्क उपलब्धि वो भी है, तो ये सब क्या खर्चा बच रहा है उसका, और श्याम का ये सब खर्चा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, उसका जो जीवन स्तर है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राम की जो वास्तविक आय श्याम की तुलना से क्या है, अधिक है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति, तो किसी भी देश की क्रय मुद्रा शक्ति उसके देशवासियों के रहन सहन को निर्धारित करती है। जिस देश की मुद्रा शक्ति अधिक है उस देश के देशवासियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ की मुद्रा की क्रय शक्ति भारत की मुद्रा की क्रय शक्ति की अपेक्षा अधिक है। इसके फलस्वरूप देखा गया है जो अमेरिका के परिवार के रहन सहन का स्तर भारत के परिवारों से क्या होता है, अच्छा होता है। परिवार की कुल आय, परिवार के मुखिया अन्य सभी सदस्यों पर निर्भर करती है। देखिए, जो अगर क्या होता है कि अगर एक सदस्य कमा रहा है तो उसकी इनकम से घर चलेगा। अगर परिवार के सभी सदस्य कमा रहे हैं, उसका आप टोटल करोगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, और उस टोटल का पैसा जोड़ने के बाद क्या होगा, जो हमारा फैमिली स्टेज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा जीवन स्तर में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो परिवार की कुल आय परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिस परिवार में अधिक सदस्य कमाते हैं उस परिवार की कुल आय क्या होती है, अधिक होती है, और उनके जो रहन सहन का जो स्तर है, उनका जो जीवन स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। 1% कमाए और 4% कमाए तो अंतर आ जाता है। फिर सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग, तो सामुदायिक सेवाएं जैसे आपकी पुस्तकालय हो गया, अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस है, विद्यालय, महाविद्यालय आदि का उपयोग करके व्यक्ति जो है पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकता है। इन सेवाओं का उपयोग करके व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय की बचत कर सकता है। व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाकर बीमारी की इलाज सरकारी अस्पताल में कराकर मौद्रिक आय में बचत कर सकता है। कुशल गृह प्रबंधन, किसी भी परिवार की व्यवस्था गृहिणी के द्वारा की जाती है। कुशल गृहिणी कम आय में भी परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। एक कुशल गृहिणी वह होती है जो श्रम और समय के महत्व को समझे। यदि गृहिणी पढ़ी लिखी है तो नौकरी करके क्या कर सकती है, मौद्रिक आय अर्जित कर सकती है। फिर घर में ट्यूशन पढ़ा के, सिलाई करके पारिवारिक आय बढ़ा सकती है।
अब पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं और धन का उपयोग देख सकते हैं। तो परिवार समाज की प्राथमिक, बुनियादी और सार्वभौमिक इकाई है। परिवार सम्मिलित रूप से निवास करने वाले रक्त संबंधियों का वह समूह है जिसमें विवाह और गोद लेने वाले परिवार की स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। परिवार में रह कई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पारिवारिक जीवन चक्र में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, तो यह अवस्था परिवार के बाद प्रारंभिक अवस्था ये क्या है? ये अवस्था विवाह के बाद आरंभ होती है। जैसे ही आपकी मैरिज होती है उसके बाद ही क्या होती है, ये अवस्था स्टार्ट हो जाती है और नव विवाहित जो दंपति अपने परिवार की शुरुआत करते हैं और इस अवस्था में जो आय की मांग क्या होती है, सबसे कम होती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते हैं तो चल जाता है। फिर विस्तृत अवस्था में क्या होता है, ये पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था परिवार के प्रथम शिशु के जन्म से आ रही। इसमें क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। फिर क्या होता है, इसमें क्या आय की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि बच्चों की आज का फीस आप देख ही रहे हो, उनका लालन पोषण सब कुछ क्या होता है, सब महंगा होता जा रहा है, तो विस्तृत अवस्था में बढ़ जाएगी। संकुचित अवस्था, इस अवस्था में व्यावसायिक समायोजन हो जाता है और माता पिता की सेवा निवृत्ति हो जाती है। यानी कि बच्चा नौकरी में जाना चाहता है तो नौकरी में पहुंच जाता है, अगर वो कोई व्यवसाय करना चाहता है तो व्यवसाय कर लेता है, सेटल हो जाता है। और माता पिता क्या होते हैं भाई, रिटायर हो जाते हैं। इस अवस्था में माता पिता पुनः घर में अकेले रह जाते हैं। उनके बच्चे आजीविका हेतु अथवा विवाह हो जाने के पश्चात घर से बाहर चले जाते हैं। या तो बच्चों का नौकरी लग गई तो घर से बाहर चले गए, या उनके बच्चों की शादी हो गई। तो इस अवस्था में आय की मांग क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। धन के उपयोग की विधि का चयन करना परिवार के सदस्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। धन के उपयोग की विधि का चयन करते समय परिवार के सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी सदस्यों को संतोष प्राप्त हो। तो धन के उपयोग की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। पहली है आपका पारिवारिक आर्थिक योजना, फिर अनुमोदित उचित भाग की योजना, समान वेतन विधि, बराबर विधि, फिर हस्त मुक्त विधि। तो चलिए देखते हैं पारिवारिक आर्थिक योजना। तो यह विधि है जिसमें परिवार के सदस्य आय को एक योजना और साझा परिवार परियोजना के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रणाली का निर्देशन पति पत्नी माता पिता द्वारा किया जाता है। ये दोनों की आपसी समझ पर आधारित है। इस विधि में मांग को पूर्ण करने के लिए आवश्यकताओं और साधनों का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के अनुसार ये धन के उपयोग की योजना बनाई जाती है और यह विधि सभी विधियों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आप देख सकते हो ऊपर दिए गए चित्र में पारिवारिक आर्थिक योजना को दर्शाता है। आयात का कुल पारिवारिक आय को दर्शाता है। ए से लेकर एफ, आपका ए से लेकर जो एफ है वो एफ तक के भाग व्यय के विभिन्न समूहों को दर्शाते हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र, यातायात व्यय, आवास, शिक्षा, मनोरंजन। अनुमोदित आय या उचित भाग की योजना, तो इस विधि में पति पत्नी को धन का कुछ भाग पारिवारिक व्यय खर्च के लिए दिया जाता है। बची हुई आय से पति अपनी अन्य उत्तरदायित्व जैसे घर के अन्य भुगतान, बीमा, कर आदि चुकाता है। यह विधि मुख्यतः व्यवसायिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनकी आय अनियमित होती है। समान वेतन, तो इस विधि में परिवार के सारे व्यय पारिवारिक कुल आय से किए जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो परिवार के जितने भी व्यय हैं वो क्या किए जाते हैं, परिवार के कुल आय से किए जाते हैं। और जो धन बचता है वो पति पत्नी में बराबर क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी जो उनकी पर्सनल आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और यह विधि उन परिवारों में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पत्नी स्वयं द्वारा किए गए व्यय में स्वतंत्रता चाहती हो। बराबर विधि, तो इस विधि में कुल आय और व्यय को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी जो कुल इनकम आ रही है और कुल जो व्यय हो रहा है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और इस प्रकार की प्रणाली में उन परिवारों में प्रयोग में आती है जहां आय ज्ञात और नियमित हो, व्यय निर्धारित हो। यह विधि उन परिवारों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पत्नी स्वयं कमाती हो, बराबर की स्वतंत्रता चाहती हो।
हस्त मुक्त विधि, तो यह विधि धन के उपयोग की सबसे खराब विधि है। यह विधि में पति या घर के बुजुर्ग आय पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, वह अपने तरीके से धन को व्यय करते हैं। यानी पति और घर का जो बुजुर्ग है वो जैसे परिवार को आवश्यकता पड़ती है तो वैसे वैसे उस पर व्यय करते हैं। यह विधि उन परिवारों के लिए उपयोगी होती है जिन्हें आय का ठीक अनुमान नहीं होता है। पारिवारिक व्यय, तो आप देख सकते हैं कि पारिवारिक व्यय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक व्यय होता है निश्चित है कि हाँ भाई हमें बिजली का बिल देना ही है, या झाड़ू पोछा वाली आती है, बर्तन वाली आती है, पता है कि हाँ 600 रुपये देना ही है हर महीना। एक होता है अर्धनिश्चित, दूसरा होता है अन्य व्यय। तो देख लेते हैं निश्चित व्यय। तो प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि मकान की किराया हो गया, बीमा शुल्क हो गया, भविष्य निधि के रूप में अनिवार्य रूप से व्यय की जाती है। इस प्रकार के व्यय को हम निश्चित व्यय कहते हैं। अर्धनिश्चित व्यय, तो इस व्यय के अंतर्गत वह व्यय आता है जिनको किया जाना बहुत जरूरी है परंतु धनराशि की सीमा में आवश्यकता के अनुसार कम या वृद्धि की जा सकती। इस व्यय में आराम व विलासिता की वस्तुएं आती हैं, जैसे अतिथियों पर व्यय हो गया, शादी पे व्यय हो गया। फिर अन्य व्यय, यह व्यय परिवार की आय पर निर्भर करता है। धन की कमी होने पर इन व्यय को समाप्त किया जा सकता है, जैसे मनोरंजन, यात्रा, उपहार, आभूषण, इन सब पे व्यय। एक कुशल गृह प्रबंधक वह होता है जो पारिवारिक आय के अनुसार क्या करता है, व्यय करता है और सीमित आय के साधनों के अंतर्गत व्यय करके परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जो वो था हमारा धन का प्रबंधन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निर्णय लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।